गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार माली, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आज की इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम जो रिसेंट में जो टॉपिक अपना जो चल रहा है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कि निवासी स्थिति का निर्धारण और कुल आय के क्षेत्र का निर्धारण अपन किस तरह से करने वाले हैं। इसके संबंध में 4-5 वीडियो मैं पहले आपको यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूं और उनमें अपन ने काफ़ी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। आज इस वीडियो में अपन जिस निवासी स्थिति के बारे में अपन निवासी स्थिति का निर्धारण करेंगे वो है आपकी फर्म, कंपनी और एक व्यक्तियों का संघ। इनकी निवासी स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में अपन एक व्यष्टि और एक हिंदू अविभाजित परिवार की निवासी स्थिति का निर्धारण करने के बारे में अपन ने उसका देखा था, किस तरह से उसकी निवासी स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों फर्म और व्यक्तियों के संघ और एक कंपनी की निवासी स्थिति का निर्धारण अपन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक फर्म और एक कंपनी और एक व्यक्तियों का संघ, व्यक्ति भी अपना एक संघ बना लेते हैं। फर्म होती है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर कोई साझेदारी करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो वो उसका एक फर्म के तहत रजिस्ट्रेशन होता है और वो एक फर्म कहलाती है। एक कंपनी होती है, कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण होता है कंपनी अधिनियम के तहत। तो प्यारे बच्चों, इनकी निवासी स्थिति का निर्धारण अपन कैसे करेंगे? इनकी निवासी स्थिति निर्धारित होने के बाद ही इनकी कुल आय का क्षेत्र अपन निर्धारित कर पाएंगे। तो इनका तो बहुत ही सिंपल है। इनका एक वेष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार की तरह इनको साधारण निवासी, असाधारण निवासी में विभाजित नहीं करते हैं। इनको तो सिर्फ सीधा सीधा निवासी या अनिवासी ही में ही इनका क्लासिफिकेशन करेंगे अपन। इनका ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इनके लिए। एक फर्म की निवासी स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे अपन? जैसे हिंदू अविभाजित परिवार में अपन ने देखा कि अगर हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंध नियंत्रण का कोई भी भाग अंशतः या पूर्णतः भारत में स्थित होता है तो वह भारत में निवासी होता है। सेम टू सेम अगर एक फर्म का प्रबंध नियंत्रण का कोई भी भाग थोड़ा सा या पूर्णतः भारत में स्थित है तो वह फर्म भारत में निवासी हो जाएगी। यदि प्रबंध नियंत्रण का बाहर से किया जाता है, यानी कि एक फर्म का प्रबंध नियंत्रण विदेश से किया जाता है पूरी तरह से, तो वो भारत में अनिवासी हो जाएगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। फर्म का रजिस्ट्रीकरण भारत में हो सकता है, पंजीकरण भारत में हो सकता है, ठीक है, तो उसका प्रबंध नियंत्रण भी भारत में ही होगा 100%। तो उस स्थिति में वो निवासी भारत की मानी जाएंगी। अगर किसी फर्म का प्रबंध नियंत्रण बाहर स्थित है, यानी कि विदेश में उसका रजिस्ट्रेशन को हुआ है या उसका पंजीकरण विदेश में हुआ है, तो वो भारत में अनिवासी हो जाएगी। इसी तरह से एक व्यक्ति भी अपना संघ बना लेते हैं, कुछ व्यक्ति मिलकर अपना संघ बना लेते हैं। ऐसे संघ का प्रबंध नियंत्रण अगर भारत में स्थित है पूर्णतः या अंशतः तो वो भारत में निवासी होगा, या अगर विदेश में स्थित है उनका प्रबंध नियंत्रण का भाग प्रबंध नियंत्रण पूर्णतः अगर विदेश में स्थित है तो वह भारत में अनिवासी हो जाएगा। अब कंपनी की बात करते हैं अपन। देखिए, कंपनी का समामेलन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है कानून की प्रक्रिया के तहत, ठीक है। यदि एक भारतीय कंपनी है, ठीक है, भारतीय कंपनी कब कहलाएंगी? जब कंपनी अधिनियम में उसका भारतीय कंपनी अधिनियम में उसका पंजीकरण होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसी कंपनी भारत में निवासी होंगी, ठीक है, ऐसी कंपनी भारत में निवासी होंगी। कंपनियों की स्थिति में एक कंपनी भारत में निवासी कब कहलाएंगी? जब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये लिखा हुआ है साफ साफ, आप देखिए इसको कि कंपनी की निवासी स्थिति का अपन किस तरह से निवासी मानेंगे। गत वर्ष में एक भारतीय कंपनी है, अगर भारतीय कंपनी है तो वो निवासी है। अब भारतीय कंपनी कब मानेंगे? जब उसका भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत उसका समामेलन हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब चाहे इसका प्रबंध नियंत्रण बाहर से किया जा सकता है, ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है उसका? भारत में, तो वो भारत में निवासी हो जाएंगी। अगर भारतीय कंपनी नहीं है और उसका प्रबंध नियंत्रण बाहर से किया जाता है, ठीक है, तो वह भारत में अनिवासी हो जाएंगी। अगर भारत में कोई कंपनी विदेशी कंपनी है, समझ रहे हो, अगर कोई विदेशी कंपनी है बट उसका प्रबंध नियंत्रण भारत से किया जाता है तो वो भारत में निवासी मानी जाएंगी वो कंपनी। प्रबंध नियंत्रण है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें। जैसे कि एक वेस्टी की स्थिति में नंबर ऑफ डेज था, वैसे इसमें प्रबंध नियंत्रण है। जहाँ से प्रबंध नियंत्रण किया जाता है वहीं उसका निवास माना जाएगा। तो कंपनी की स्थिति में अगर प्रबंध नियंत्रण भारत में स्थित है, सबसे पहले तो अगर एक भारतीय कंपनी है, ठीक है, भारतीय कंपनी है तो चाहे उसका प्रबंध नियंत्रण विदेशों से भी हो सकता है।
और भारत से भी हो सकता है, बट एक भारतीय कंपनी है तो उसको भारत में निवासी माना जाएगा। और दूसरी परिस्थिति जो आपके सामने आ सकती है, कोई विदेशी कंपनी है और उसका प्रबंध नियंत्रण विदेश से ही होता है तो वो भारत में अनिवासी है। बट कोई विदेशी कंपनी है और उसका प्रबंध नियंत्रण भारत से ही किया जाता है तो वो भारत में निवासी मानी जाएगी और उसकी जो भी आय होगी उसमें भारत में कर लगाया जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है फर्म, कंपनी और व्यक्तियों के संघ की स्थिति में। तो बाकी और भी चीज़ें हैं, स्थानीय प्राधिकरण है, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हैं जैसे नगर परिषद, नगर पालिका या इसी तरह की आपकी कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है या इसी तरह की अन्य संस्थाएं जो हैं भारत में, उनका प्रबंध नियंत्रण अगर भारत से किया जाता है अंशतः या पूर्णतः तो वो भारत में निवासी माने जाएंगे। अगर बाहर से इनका प्रबंध नियंत्रण किया जाता है तो वो भारत में अनिवासी माने जाएंगे। तो आई थिंक अब ये निवासी स्थिति का निर्धारण आप आसानी से कर सकते हो, एक व्यष्टि करदाता का भी, एक हिंदू अविभाजित परिवार का भी, एक फर्म का, व्यक्तियों के संघ का और एक कंपनी का। मुख्य तौर पर इन्हीं व्यक्तियों की निवास स्थिति का निर्धारण किया जाता है क्योंकि आय का जो मुख्य जो स्रोत हैं, आय जो कमाने वाले जो लोग हैं वो यही लोग होते हैं, व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार और व्यष्टियों का संघ, फर्म और कंपनी। और इनकी निवास स्थिति का निर्धारण इनकम टैक्स में निर्धारित किया जाता है और कुल आय का क्षेत्र इनका निर्धारित किया जाता है। तो आई थिंक अब आप आसानी से कर सकते हो निवास स्थिति का निर्धारण। प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में अपन आय का क्षेत्र किस तरह से निर्धारित करते हैं। अगर अपन ने ये निर्धारित करना सीख लिया है, कि व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी की निवास स्थिति का किस तरह से निर्धारण किया जाता है, तो अब अपन इन करदाताओं की आय का क्षेत्र आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। तो सीधा सीधा है कि एक व्यष्टि तो साधारण निवासी हो सकता है, असाधारण निवासी हो सकता है और अनिवासी हो सकता है। व्यष्टि की स्थिति में 3 स्थितियां पॉसिबल है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में भी 3 परिस्थितियां हैं, वह साधारण निवासी हो सकता है, असाधारण निवासी हो सकता है और अनिवासी हो सकता है। ठीक है, तो व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार का जो निवास स्थिति निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा उसमें 19-20 का डिफरेंस है, बाकी प्रक्रिया लगभग उनकी सेम है। अतिरिक्त शर्तों के मामले में व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है वो सेम है, सिर्फ प्रबंध नियंत्रण को ध्यान में रखकर थोड़ा सा उसमें अंतर आता है। बाकी फर्म, कंपनी और व्यष्टियों का संघ, इनकी निवास स्थिति का निर्धारण अगर करते हैं तो तीनों के लिए एक ही रूल है कि इनके प्रबंध नियंत्रण कहाँ पर स्थित है। कंपनी की स्थिति में भारतीय कंपनी है तो वो भारत में ही उसका प्रबंध नियंत्रण होगा, विदेश से भी उसका प्रबंध नियंत्रण हो सकता है, बट एक भारतीय कंपनी है तो वो भारत में निवासी मानी जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक अब आप निवास स्थिति का निर्धारण आसानी से कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो अब अपन जो अगले वीडियो में जो जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका कुल आय के क्षेत्र का निर्धारण। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, और उस वीडियो में जहाँ तक कोशिश होगी वो अपना इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा और उसमें अपन सारा टॉपिक ये कवर कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, अब तक का आपको जो समझ में आया तो सवाल भी आपको हल करने हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मैं इस चैप्टर का PDF आपको इस अंतिम वीडियो के साथ अवेलेबल करवा दूंगा। आपके पास वैसे बुक्स भी हैं, तो उस बुक्स में जो क्वेश्चन हैं उनको हल करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे प्यारे बच्चों।